अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जितने भी जीव होते हैं उन सभी की संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे कोशिका कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास। जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु तथा क्लैमिडोमोनास, ये जितने भी जंतु हैं इन सभी का शरीर केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। बहुकोशिकीय जीव वे जीव जिनके शरीर में कोशिकाएं मिलकर अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग कार्य करती हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे पौधे, फफूंदी व जंतु। यानी वे सभी जीव जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कार्य को पूरा करती हैं वे जंतु बहुकोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं, जैसे पौधे हो गए, फफूंदी। कोशिका झिल्ली यह कोशिका का बाह्य आवरण है जो इसके अंतःवस्तु को चारों ओर के माध्यम से अलग अलग करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का आवरण होता है जो इसके अंदर जो भी वस्तुएं होती हैं उसको माध्यम से अलग करती हैं। केंद्रक यह कोशिका के केंद्र में स्थित गोलाकार या अंडाकार संरचना है जो सभी कोशिकीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। केंद्रक की जो संरचना होती है गोलाकार अथवा अंडाकार होती है और यह कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। केंद्रिका यह केंद्र में पाई जाती है और केंद्रक का मुख्य भाग है। यह राइबोसोम्स का संश्लेषण करती है। केंद्रिका जो होती है ये केंद्र में पाई जाती है और यह केंद्रक का मुख्य भाग होती है। इसका मुख्य कार्य होता है राइबोसोम्स का संश्लेषण करना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, जिनमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। इनके एंजाइम द्वारा कोशिका में श्वसन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। इनके एंजाइम द्वारा कोशिका में श्वसन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। लवक ये केवल पादप कोशिका में होते हैं। इनमें प्रायः वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट। ये पौधों के भोजन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? सभी जीव जंतु जो हम अपने आसपास देखते हैं वे कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं तथा अन्य बहुकोशिकीय होते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीव से ही विकसित हुआ है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। यानी हम अपने आसपास जितने भी जीव जंतुओं को देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उनमें से कुछ जीव जंतु एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय, यानी कुछ जंतु एक प्रकार की कोशिका से बने होते हैं और कुछ जंतु अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी जीवों का गुण है। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशेष अंग होते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हें कोशिकांग कहते हैं। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। ये कोशिकांग मिलकर कोशिका बनाते हैं। प्रत्येक
कोशिकांग विभिन्न कार्य करता है, जैसे नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्गात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर आने व बाहर जाने देती है, जबकि कुछ पदार्थों को अंदर आने व बाहर जाने से रोकती है। अतः इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में अंदर आने और बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करती है। कुछ पदार्थों को यह कोशिका के अंदर आने देती है, जबकि कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर नहीं आने देती है। और कुछ पदार्थों को यह कोशिका से बाहर जाने देती है और कुछ पदार्थों को कोशिका से बाहर नहीं जाने देती है। यानी कोशिका में आने और जाने वाले सभी पदार्थों पर अर्धपारगम्य झिल्ली नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सहायक होते हैं। यदि पूर्ण क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो वे अपनी झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव्य मुक्त कर देते हैं और इस क्रिया में ये स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें जब मृत कोशिकाओं को नष्ट करना होता है तो ये अपनी झिल्ली को तोड़कर सारा द्रव्य एक साथ ही मुक्त कर देते हैं, जिससे ये स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका किससे बनती है? प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाहर पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। यानी कोशिका जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, इन सभी से मिलकर बनी हुई होती है। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, जबकि जल के विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है कोशिका के सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर आने जाने देती है और जबकि कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर आने व जाने नहीं देती है। इस कारण इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली के अंदर जा सकते हैं, यानी कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यानी जब जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है तो उसे परासरण कहा जाता है। और परासरण में जल के जो अणु होते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यानी कि जहाँ पे सांद्रता ज़्यादा होती है वहाँ से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है।
पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति जो होती है यह पौधों में पाई जाती है और यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है और पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को ये तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। कोशिका को जल परासरण द्वारा मिलता है और जब कोशिका फूल जाती है तो ये कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है, तो कोशिका भित्ति भी उतना ही दबाव कोशिका के ऊपर डालती है। कोशिका द्रव्य। प्याज की झिल्ली अथवा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं के स्लाइड को देखने पर प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य तथा कोशिका दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। प्याज की झिल्ली अथवा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखने पर ऐसा लगता है कि कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र होता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसी क्षेत्र में एक हल्का सा धब्बा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य और कोशिका दोनों को मिलाने पर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य तथा कोशिका दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा पूर्ति करते हैं तथा इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करते हैं जो जैविक कार्यों में प्रयुक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है कि ये भोजन को ऑक्सीकरण यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, यानी ऊर्जा को संचित करते हैं एटीपी के रूप में। ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। ये अंडों का योग तथा शुक्राणुओं के पक्षवान का निर्माण करते हैं। के कार्य। ये कोशिका में पाए जाने वाले प्रकीर्णों एंजाइम का श्रावण एवं संग्रहण करते हैं। ये मृत कोशिकाओं या पुरानी कोशिकाओं का भक्षण करते हैं। ये कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्मजीवों व कणों का पाचन करते हैं। ये भोजन की कमी के समय कोशिकाओं तथा कोशिका द्रव्य में उपस्थित अवयवों का पाचन करते हैं। ये उपवास या रोग की स्थिति में शरीर को पोषण देते हैं। शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करते हैं। इन्हें आत्महत्या करने वाली थैली कहते हैं। ये मृत कोशिकाओं या पुरानी कोशिकाओं का भक्षण करते हैं, यानी उन्हें नष्ट कर देते हैं। और ये कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्मजीवों व कणों का पाचन करते हैं, यानी जो सूक्ष्मजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं उनका ये पाचन कर देते हैं। भोजन की कमी के समय ये शरीर को पोषण प्रदान यानी सहारा प्रदान करते हैं। उपवास या रोग की स्थिति में ये शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। रिक्तिकाओं के कार्य। ये भोजन के पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं में सहायता करते हैं। रिक्तिकाएं जो होती है वो भोजन के पाचन तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। ये कोशिकाओं में परासरण नियंत्रण का कार्य करते हैं। ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। टोनोप्लास्ट के अर्धपारगम्य होने के कारण ये कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों के सम्मोहन का कार्य करते हैं। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य। यह कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के जीवित अंगों की सुरक्षा के लिए एक आवरण प्रदान करने का भी कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर और उसके बाहरी माध्यमों के बीच आणविक आदान प्रदान को नियंत्रित करना है। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है
यह कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। यह कोशिका में जितने भी जीवित अंग होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक आवरण प्रदान करने का कार्य करती है, यानी एक आवरण बनाती है जिसकी वजह से कोशिका के जो अंग होते हैं वे सुरक्षित रहते हैं। और इसका मुख्य कार्य जो होता है कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले जितने भी आणविक पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान जो होता है उस पर नियंत्रण करना होता है। हरित लवक किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला हरे रंग का कोशिकांग हरित लवक कहलाता है। यानी कोशिका के अंदर जो हरे रंग का कोशिकांग पाया जाता है उसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यही कोशिका का सिद्धांत है। अवर्णीय लवक क्या होते हैं? भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाले रंगहीन लवक अवर्णीय लवक कहलाते हैं। यानी जो भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं और वे रंगहीन होते हैं, उनमें कोई भी रंग नहीं होता, उन्हें अवर्णीय लवक कहते हैं। अवर्णीय लवक कहाँ पाए जाते हैं? अवर्णीय लवक पौधों के उस भाग में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। अवर्णीय लवक जो होता है पौधे के उस अंग में पाया जाता है या उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। अवर्णीय लवक का क्या कार्य है? अवर्णीय लवक का कार्य मांड, तेल, वसा तथा प्रोटीन आदि भोज्य पदार्थों का संचय करना है। अवर्णीय लवक जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है कि तेल, वसा, प्रोटीन इस प्रकार के भोज्य पदार्थों का संचय करना, यही अवर्णीय लवक का कार्य होता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? हरित लवक पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। हरित लवक जो होता है पौधों के उस भाग में पाया जाता है जहाँ पर पौधे का भाग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक का मुख्य कार्य बताइए। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण। इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वर्णीय लवक किसे कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाले रंग बिरंगे हरे रंग को छोड़कर लवक वर्णीय लवक कहलाते हैं। पौधों के अंदर जितने भी रंग बिरंगी लवक पाए जाते हैं उन्हें वर्णीय लवक कहते हैं। हरे रंग का जो लवक पाया जाता है उसको छोड़कर जितने भी रंग बिरंगे लवक पाए जाते हैं उन सभी को वर्णीय लवक कहा जाता है। वर्णीय लवक पौधों के किन भागों में पाए जाते हैं? वर्णीय लवक पुष्पों, दलों तथा फलों में पाए जाते हैं। वर्णीय लवक जो होता है पौधों के पुष्पों में यानी फूलों में, दलों में और फलों में पाए जाते हैं। वर्णीय लवक का कार्य क्या है? वर्णीय लवक का कार्य पुष्पों, पत्रों एवं फलों को आकर्षक बनाना है। यानी वर्णीय लवक जो होता है इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो पौधों पे पुष्प उगते हैं यानी फूल उगते हैं और उसकी जो पत्तियां होती हैं और उसके जो फल होते हैं इनको आकर्षक बनाना होता है, यानी ये देखने में सुंदर लगे, इस तरीके से इनका कार्य होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अंतःग्रहण विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। इसकी कोशिका झिल्ली बहुत लचीली होती है जिसके कारण यह बाहर के वातावरण में से भोजन के कण और अन्य पदार्थ ग्रहण कर लेता है। इस कार्य के लिए इसके कूटपाद आगे की ओर बढ़कर भोजन के कण को पूरा घेर लेते हैं और इस प्रकार भोजन जीव द्रव्य में पहुंच जाता है। अमीबा में भोजन ग्रहण की जो विधि होती है उसे अंतःग्रहण कहा जाता है। अमीबा की जो कोशिका झिल्ली होती है बहुत लचीली होती है। अमीबा के जो कूटपाद होते हैं वे आगे बढ़कर भोजन के जो कण होते हैं उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस प्रकार भोजन जो होता है जीव द्रव्य के अंदर पहुंच जाता है। परासरण क्या है? वर्णात्मक पारगम में झिल्ली द्वारा पानी के अणुओं की उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की तरफ गति को परासरण कहते हैं। पानी की गति उसमें घुले हुए पदार्थों पर निर्भर करती है। यानी परासरण जो होता है अर्ध पारगम में झिल्ली या वर्णात्मक पारगम में झिल्ली द्वारा पानी के अणु जो होते हैं उसका उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की तरफ गति परासरण कहलाता है। और परासरण में जो पानी की गति होती है उसमें घुले हुए पदार्थों पर निर्भर करती है।
कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का नाम लिपोप्रोटीन है। जो कोशिका झिल्ली को बनाता है उस प्रोटीन का नाम लिपोप्रोटीन है।